जोहार, नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसी कहानियाँ और ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो कि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल काम के ज़रिए डेवलपमेंट में एक तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और आज इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्ष में हमारा जो राज्य है वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, गर्ल के एजुकेशन को लेकर, एनवायरनमेंट को भी लेकर कई सारे काम वो कर रही हैं। हम अपने इस स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे भीम बिरसा इमेंस फाउंडेशन की फाउंडर सरिता पांडे का। सरिता, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच निधि मैम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सरिता पांडे भीम बिरसा इमेंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरमैन हूं और मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूं। मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच निधि मैम, अविनाश जी जिन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया, और जितने भी व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं उनको मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपकी जो मैंने प्रोफाइल देखी है ना कहीं एक तो यहाँ पर आप इस फाउंडेशन के ज़रिए जो फीमेल्स के साथ आप काम कर रहे हो, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी आप काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी अपनी एजुकेशन भी चल रही है, आपका वर्क भी चल रहा है, एक फैमिली भी है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि किस तरीके से ये मैनेज होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि जब ऑलरेडी आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़ के कि नहीं, अपनी लाइफ तो है लेकिन अब मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ देना है, उसके लिए कुछ काम करना है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर वो पैशन है ना कि मुझे कुछ करना है, या पढ़ाई एजुकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, या जो भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है या मैं जो भी करती हूँ, तो वो है, वो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपका पैशन है कि नहीं मुझे सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, तो वो खुद ब खुद एक जो रास्ता है वो निकल के आ जाता है। तो ये जो मेरा पैशन है यही मुझे उस रूट पे लेके आया। और अगर शुरुआत होने की बात करें तो ये हमारी अपब्रिंगिंग, जैसे मेरे फादर और मेरी मदर, वो लोग हमेशा से, मुझे बचपन से ही मुझे ये देखने को मिला कि हम चाहे किसी भी पोजीशन पे हों, किसी भी जगह पे हों, बट हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। कि अगर कोई नीडी है और उनको ज़रूरत है, और जितना भी हम कर पा रहे हैं, सक्षम हैं, हमें उनके लिए करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हमारी जो है वो बचपन से ही हुई। जब मेरे पापा LIC में हैं, तो हम लोग जब जाते थे साथ में गांव में, तो मैं देखती थी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो बिना कपड़े के घूम रहे हैं, उनको भूख लगा है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये ऐसे क्यों हैं और इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स उनके लिए करते भी थे, और वो देखते देखते हम आगे बढ़े, और मेरे अंदर भी वो चीज़ आ गई कि नहीं, मुझे सोसाइटी के लिए करना है। ऐसे लोग जो वंचित हैं, ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हमसे जितना हो पाए उतना हमें करना चाहिए। तो ये जो पूरा आइडिया था भीम बिरसा इमेंस फाउंडेशन का, मुझे क्योंकि एक तो आपको पहले डिसाइड भी, हम सब देना चाहते हैं कुछ ना कुछ सोसाइटी को, लेकिन किस सेक्टर पे काम करना है, कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे जिसको हम टच करेंगे, वो जो पूरी प्लानिंग का जो पीरियड होता है ना, वो उसकी कैसे तैयारी हुई, किस तरीके से आपने हर चीज़ प्रोसेस किया? मैम, जो भीम बिरसा इमेंस फाउंडेशन है वो 2018 में रजिस्टर्ड हुआ। मेरा मेन मोटिव था कि हमारे यहाँ हमेशा से हमने देखा है कि जो विमेंस हैं उनको वो पोजीशन जो उनको मिलनी चाहिए, या उनको जो मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाया कभी से, या नहीं मिल पाता था। या एजुकेशन के टर्म में उसको ले सकते हैं, या कोई भी राइट के, या डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी जो भी है। तो हमेशा ना वो चीज़ हमने देखा है बचपन से और भी जगह पे कि उनको वो राइट, वो चीज़ नहीं मिल पाती थी जो उनको मिलना चाहिए था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मेरा जो सेक्टर होगा वो विमेन एम्पावरमेंट पे होगा। मैं उसके लिए काम करूँगी कि कैसे महिलाओं को भी वो जगह मिले, वो पोजीशन मिले, ताकि वो सेल्फ ड्रिवन बने और उनको किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी खुद की लाइफ है, उनकी भी तो लाइफ है, उनका भी तो मन होता होगा कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो मेरा खुद का डिसीजन हो। हर चीज़ के लिए उनको प्रेशर बनाना, या एक बाउंडेशन, एक बाउंड्री होना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्यों? अगर हम राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स या हमारे राइट्स की बात करते हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि विमेंस और मेंस दोनों अलग हैं? तो मेंस को जो हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, उनको राइट्स ज़्यादा है, और विमेंस जो है उनको कम है। ऐसा कहीं नहीं है। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें वो
तो विमेन एम्पावरमेंट मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। दूसरा मेरा एजुकेशन, क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन, हमारा कोर है वो है एजुकेशन। अगर हम जब तक एजुकेशन हमें नहीं मिलेगा या हम किसी को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते या किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एजुकेशन की कैसे उनको एक अवेयरनेस उनमें जगाना कि नहीं आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर भी वो टैलेंट्स हैं, तो उस पे काम करना कि विमेंस को भी ये चीज़ पता हो कि नहीं उनके अंदर भी वो चीज़ हैं। तो हम एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किए। मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि नहीं एजुकेशन पे काम करना चाहिए, उनको एजुकेट करें और तब उनको उनके स्किल के तरफ डाइवर्ट करें। दूसरे जो बच्चे जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, एजुकेशन जो राइट है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत रिच हैं उनको पढ़ने का अधिकार है और जो गरीब स्लम एरियाज़ में रहते हैं, गली कुचे में रहते हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा तो कहीं मेंशन्ड नहीं है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरा मेरा विमेन एम्पावरमेंट हो गया। मेरा एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाना है तो हमें थोड़ा एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम लोग ने अभी इस चीज़ को रिसेंटली अभी देखा है कि पैंडेमिक में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हमें। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हमें घूमना पड़ा, पैसे देने पड़े, और ज़रूरी नहीं कि उतना पैसा आपके पास सफिशिएंट हो, आपको इधर उधर से लोन करके बट आपको ऑक्सीजन के लिए देना पड़ा। तो ये एनवायरनमेंट पे कि जितना हो प्लांटेशन किया जाए कि हमारा देश भी पोल्यूशन फ्री रहे, तो ये सारा चीज़ हमारा था। आर्ट एंड कल्चर पे हमारा फोकस था कि हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो सही है, बट हमें अपने कल्चर को उसको भी प्रोटेक्ट करके चलना है। ये नहीं कि जब हम थोड़े से आगे बढ़ गए तो हम अपने कल्चर को भूल जाएं, तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारा मेन ऑब्जेक्टिव था मेरा। जैसा आपने कहा कि सबसे पहले आपने डिसाइड किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा। 2018 में आपने इसकी शुरुआत की। क्या कुछ प्रोग्राम्स आपने चलाए खासकर इस चीज़ को कंसंट्रेट करते हुए कि वुमेन एम्पावरमेंट मुझे जनरेट करना है कहीं ना कहीं एरिया में? मैम, सबसे पहले मेरे माइंड में था कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 1 to 1 जो आपस में बातें होती हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हम ये चीज़ ऐसे नहीं देख सकते जब तक हम ग्राउंड लेवल पे जाके और 1 to 1 उनसे बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं और उनको ये फील नहीं कराएंगे कि हम लोग सेम हैं और हम आपके लिए हैं यहाँ पे, तब तक शायद वो चीज़ मेरा अचीव नहीं होता और जो मेरा मोटिव था शायद हम उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की कि हम लोग ने सर्वे किया, जितने भी गांव हैं, स्लम एरियाज़ हैं, मेरे पापा रामगढ़ के हैं, हम लोग रामगढ़ के हैं, तो रामगढ़ में स्टार्ट हमने रामगढ़ से किया कि जितने भी गली गांव हैं उसमें हम लोग गए और देखे, सबसे बात की कि क्या पोजीशन है एक्चुअल में, क्या जो हम सुनते हैं या देखते हैं या हमें पता चलता है क्या एक्चुअल में वैसा है या नहीं है। और ये हम तभी जान पाएंगे जब हम वहाँ पे जाएंगे। फिर मैंने धीरे धीरे देखा तो पोजीशन ऐसी थी कि जो दिख रहा था वो एक्चुअल में वहाँ पे वो चीज़ नहीं था। विमेंस बहुत ज़्यादा वो लोग फेस कर रही थी, कपड़े नहीं थे, बहुत सारी चीज़ हैं, परेशानियाँ उनको हो रही थी कि बहुत उनको एक्चुअल लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया अवेयरनेस ड्राइव से कि पहले अवेयरनेस ड्राइव करते हैं, उनसे मिलते हैं, अवेयरनेस ड्राइव करते हैं, कैंप लगाते हैं कि कौन कैसे किस जगह से है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने उनसे बात करके और फिर हम लोग ने नेक्स्ट स्टेप लिया कि अवेयरनेस ड्राइव होने के बाद अब कौन किस प्लेटफॉर्म पे सुटेबल या उनको क्या पसंद है, वो क्या कर सकती हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो उनको पहले बात करके उनको समझाया जाए या उनसे पूछा जाए। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब, अब वो एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस की कमी है तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सब अवेयरनेस ड्राइव चलाया कि उनसे बात किया जाए। बिल्कुल। जब हम एम्पावरमेंट की खासकर बात करते हैं फीमेल्स में, तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एक उनके पास हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार वो इस वजह से भी अपनी बात सामने नहीं रख पाते क्योंकि वो उस पोजीशन पे नहीं होती, फाइनेंशियली उनकी कोई वहाँ पे होल्ड नहीं होती है। आपने जब इसकी शुरुआत की तो आपने इस पर भी ध्यान दिया कि किस तरीके से जो विमेन हैं उनको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके, उनके लिए भी आपने एक स्टेज तैयार किया। हम चाहेंगे उस बारे में आप सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैम है तो ये
पॉइंट है, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है जो हम करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल क्रंच के वजह से हम नहीं कर पाते, एक होल्ड कर लेता है हमें कहीं नहीं कर पाते। या अभी मैंने बात की कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, अगर आपके पास डिसीजन नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप तो वीक हैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि पहले इन पे काम करके इनको कैसे एम्पावर किया जाए, कि कैसे अपलिफ्ट किया जाए कि ये खुद 2 पैसा भी अर्न करे लेकिन ये उनका खुद का हो। जब तक वो लोग फाइनेंशियली वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगी, वो चाह के भी नहीं कर पाएंगी। तो हमने सोचा कि पहले उनसे बात किया जाए कि वो क्या करना चाहती हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो डे 1 से उनके लिए एक इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। तो स्टिचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया रामगढ़ में। तो रामगढ़ में जब मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियली थोड़े लोग डरते थे, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनके अंदर वो चीज़ है और उनकी वो गलती नहीं है। सोसाइटी में उनको वैसा बना के रखा गया है, उनको पोजीशन वही मिली है, वही जगह उनको हमेशा उस नज़र से देखा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चीज़ नहीं आए बट उनको वो चीज़ नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि इनके लिए सिलाई सेंटर स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन हूँ, तो मैंने जो मेरी इनकम होती थी जो भी, तो उसका एक पार्ट मैं हमेशा उस चीज़ के लिए रखती थी। तो मैंने स्टिचिंग सेंटर स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे मैंने महिलाओं को सिलाई स्टार्ट कराया, ट्रेनिंग देना। और धीरे धीरे जब महिलाएं आने लगी, फिर वो आपस में खुलने लगी, बात करने लगी, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगी, क्या करना चाहती है उस पर बात करने लगी। फिर धीरे धीरे वो लोग सीखते सीखते, और आज के डेट में मोर देन 400 वुमेन्स ऐसी हैं जो आत्मनिर्भर हैं और हमारे स्टिचिंग सेंटर से और फिर इनकम अर्न कर रही हैं और मुझे कॉल करती हैं कि मैडम आज मैंने 100 रुपये कमाए हैं, 200 रुपये कमाए हैं। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप जो था उनको एम्पावर करने के लिए या सेल्फ ड्रिवन बनाने के लिए वो स्टिचिंग सेंटर से स्टार्ट। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो बात करने ही नहीं आती, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा हिचकते हैं कि क्या किसी एक बाहर से आप आते हो तो उनके दिमाग में भी ये रहता है क्या मोटिव लेकर ये आए हैं, है ना, इनको कुछ चाहिए क्या, ये हमें कुछ क्यों देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इनिशियल प्रोसेस में कुछ काफ़ी चैलेंजेस भी आपके लिए रहा होगा अप्रोच करना। कुछ मुख्य चैलेंजेस जो उस टाइम पे आपने फेस किया और किस तरीके से उसको टैकल किया आपने? मैम, चैलेंजेस तो बहुत हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है, ऑब्स्टेकल्स बहुत आए हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उसको वैसे लें तो बहुत इजी लगता है। इनिशियली जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले तो समझ नहीं आता कि स्टार्ट करें कहाँ से। एक आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको वैसे ही लोग मिल रहे हैं और उनको समझाना, उनसे बात करना। तो जब हम लोग वहाँ पे जाते थे तो जैसे लोग देखते थे, विरहोर एक प्रजाति है आदिवासी में, एक विरहोर प्रजाति है। वो लोग जब हम लोग गाँव में एंटर करते थे तो वो लोग देख के भाग जाते थे कि कौन आ गए हैं, क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ तो मोटिव है। बिकॉज उनका माइंडसेट वैसा हो गया है पहले से। बोलते थे सब तो ऐसा ही बोल के जाता है। मुझे बहुत बार ये चीज़ फेस करने को मिला है, बहुत बार मैंने फेस किया है कि मैडम आपसे पहले भी बहुत लोग आए हैं जो बोले हैं और चले गए हैं। तो वो अपने जगह पे गलत नहीं है, शायद उनको बेनिफिट की बात की गई हो और उनको नहीं मिला हो, जो भी रीजंस हो, तो वो डरते थे। तो सबसे पहले तो उनके डर को ख़त्म करना, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना, उनको ये भरोसा दिलाना कि हम आपके लिए हैं। मैं प्रैक्टिस में हूँ या मैं जॉब में हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, फिर भी मैं आपके लिए गांव में आ रही हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आ रही हूँ तो आपसे कुछ लेके नहीं, लेकिन कुछ आपके लिए करके जाऊंगी। और ये मैं नहीं बोल रही मैं आपके लिए नहीं करूंगी, ये आप खुद अपने लिए करेंगे। बस आपको थोड़ा सा पैर कदम बढ़ाना है और थोड़ा हाथ बढ़ाना है। बिल्कुल, मैं बस एक जरिया मैं आपको बना जरिया मैं दूंगी कि आपको कैसे अपने पैर पे आप खड़े हो पाएं और आप काम कर पाएं। तो प्रॉब्लम बहुत होती थी, सबसे पहले उनको समझाना। फिर मैंने देखा कि बहुत सारी योजनाएं, अवेयरनेस जो हैं उनके अंदर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनको बस इतना पता है कि हमारा पेट भर जाना चाहिए कैसे भी, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनका जो बेसिक चीज़ है वो उनको वही नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो बस उनके लिए वो चीज़ था। रास्ते में बहुत परेशानी, हम लोग पैदल चल चल के जाते थे कि अब रूट नहीं है, रोड पे है मैम, उसके अंदर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर है, तो अब आप वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, तो आपको वहाँ पे जाना आपके लिए बहुत टफ हो जाता था। फिर बहुत लोग ये भी बोलते थे
जब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इस बारे में ज़रूर बात करें। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं अपने आसपास की बात करती हूँ पहले। किसी बोलते हैं ना, किसी चीज़ की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। तो इनिशियली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे लिए आया कि मैं महिला हूँ और पता नहीं विमेन होना कौन सा बड़ा क्राइम है कि अगर आप एक महिला हैं तो आपसे ये नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि जो महिला घर संभाल सकती है तो वो अपना काम संभाल सकती, वो क्यों नहीं कुछ कर सकती। मुझे तो लगता है शायद, मैं सॉरी टू से, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, बट जो महिला घर चला सकती है वो देश भी संभाल सकती है और संभाल रही हैं। तो मैंने ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया कि लोग बोले कि तुमसे तो नहीं होगा, बिकॉज ये औरत लोग का काम नहीं है, महिलाओं का काम नहीं है। आदमी लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको स्पेशल कुछ उनके अंदर वो चीज़ है जो आदमी कर सकते हैं और महिलाएं नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये फेस करने को मिला है। इनिशियली आपको बहुत लोग मिलेंगे आसपास में जो बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है आपके लिए करना। बट हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, खुद पे एक भरोसा होना चाहिए कि अगर ये बोल रहे नहीं होगा, इट मीन्स ये ज़रूर होगा। और मुझे ये था कि नहीं, मुझे ये करना है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया। बट मैं खुश हूँ कि डे 1 में को जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था तो ये प्रॉब्लम आया था। और देखिए, अगर कॉन्फिडेंस और खुद पे भरोसा हो तो आज मैं आपके सामने हूँ। 4 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि चैलेंजेस थे लेकिन उसको आपने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। राइट। अगर लोगों ने क्वेश्चन उठाए तो काफ़ी अच्छे से आपने अपने काम के थ्रू उसका जवाब दिया है। इसके अलावा एजुकेशन पे भी आपने कुछ काम किया है, खासकर गर्ल्स के एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे। जैसा आपने कहा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, कि बाकी तो हैं, एक जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, कहीं ना कहीं उनके लिए एजुकेशन ग्रास्प करना एक चैलेंज नहीं होता, लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंज होता है वहाँ पे इवेंचुअली जो पेरेंट्स भी होते हैं ना, वो बच्चों को बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं कि जब रोटी कपड़ा मकान अगर यही तीनों हमारे पास नहीं है तो फिर एजुकेशन लेकर क्या करेंगे। उस फील्ड में किस तरीके से आपने काम किया? मैम, अभी जैसे प्रॉब्लम की बात हम कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ था कि जब मैंने आपको बोला कि नहीं, प्रॉब्लम जो आती है फाइनेंस, जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिला। बिकॉज अगर आप किसी सेक्टर में करना चाहते हैं, आप सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, समाज के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप के पास वो है, एनफ होना चाहिए तो आप कर पाएं। तो मुझे भी इनिशियली जब मेरे पास फंड नहीं था या मुझे खुद से करना था तो मन में ये आता था कि फंडिंग नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते। तो जब मैं इस पोजीशन पे, जब मैं अब काम कर रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ तो उनके पास तो वो बेसिक नीड्स, नेसेसिटी जो है वो भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं, तो माँ बाप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं अपने काम पे जाऊं, स्कूल अगर है भी दूर है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं वो चीज़ मैनेज, क्योंकि सेम चीज़ है उनके साथ कि नहीं, उठना है और जाना है, रोटी कपड़ा ये हो जाए, ये बहुत है। तो मैंने स्लम एरियाज में गई तो देखी कि बच्चे लोग कोई पढ़ाई नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, आप जागरूक ही नहीं है, आपको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं उन तक पहुँच ही नहीं पा रहा। और जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपके अंदर वो जानकारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप भी तो वही करेंगे ना। जब बच्चे बड़े होंगे तो उतना ही वो सोच सकते हैं, वो लिमिटेड होता है। तो मैंने बोला नहीं, एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे से जितना कंट्रीब्यूशन होगा मैं करूँगी आपके लिए, लेकिन आप हर एक बच्चा जो है वो स्कूल जाना चाहिए। तो मैंने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी टाई अप करा के बच्चों का एडमिशन कराया कि कैसे इनको एजुकेट किया जाए, या गांव की जितनी भी महिलाएं वैसी हैं थोड़ी, या लड़कियां जो हैं जो कुछ जानती हैं, तो मैंने बोला कि आप शुरुआत घर से करो ना, आप घर में उनको पढ़ाओ। आप अगर किसी के साथ अपना एजुकेशन शेयर करते हैं तो आपका भी नॉलेज बढ़ता है, तो आप उनको एजुकेट करो। तो मैंने धीरे धीरे करके वो गांव के ही लोग को पहले स्टार्ट कराया कि आप लोग इनको एजुकेट कीजिए बच्चों को और सही चीज़ सिखाइए। फिर धीरे धीरे इनको स्कूल में टाई अप करके उनको एडमिशन कराया कि नहीं, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ जैसा आपने कहा ना कि अवेयरनेस की यहाँ पर एक बात हो जाती है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, जब उस लेवल पे हमारी अवेयरनेस नहीं है तो फिर हम क्यों ही अपने आगे वाले जनरेशन को उसके लिए इनकरेज करेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अल्टीमेटली जो चैलेंज हो जाता है वो हो जाता है कि हम पहले उनको टोटली अवेयर कर पाएँ। इसके अलावा 2019 में जिस तरीके से
कोविड का इफ़ेक्ट हुआ, काफ़ी बुरी तरीके से हम सब ने उसको झेला है। कई लोग तो निकल भी लाए, पर खासकर वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था उस वक्त, क्योंकि हर जो सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का वो बंद हो गया था। और उस टाइम पे स्पेशली आप लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया था, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है या जिनके लिए वो एक्सेस नहीं है कि मास्क ले सकें या फिर फूड के भी पैसे नहीं हो। उस वक्त भी आपने कुछ काम किया था, उस बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पैंडमिक जब आया और जब अनाउंसमेंट हुई लॉकडाउन की, तो सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऑफिस छोड़ दूंगी। अच्छा। मेरा ऑफिस पहले स्टेट प्लाजा कांटा टोली में था, बट मैंने ऑफिस छोड़ दिया बिकॉज मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी। मुझे लगा कि मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे गांव के लोग के लिए मुझे करना है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोविड ऐसे तो बहुत कुछ सिखा के गया है और बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है हम सभी को, लेकिन मेरे लिए कहीं ना कहीं ये वो एक सौभाग्य की बात थी कि मुझे और ज़्यादा करने का मौका मिला। अगर हम समाज सेवा की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना उनके लिए कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जितना भी हो आप कर पा रहे हैं। तो कोविड जब आया तो हमने सोचा कि हम लोग तो मास्क ले सकते हैं या लोग ले सकते हैं, ये अच्छा है अभी जितना इनके लिए करें। तो मैंने अपने सिलाई सेंटर से मास्क बनवाना स्टार्ट किया कि जितने भी गांव हैं, रामगढ़ में हो, रांची में हो, खूंटी में, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, मतलब ये जो बेसिक जो मेन हमारा सिटी रहा है जिसमें हमने काम किया है, तो हमने सोचा कि अब ये लोग तो ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग इनके लिए मास्क बनवाना स्टार्ट किए। जितने भी हैं, फिर सैनिटाइज़र हमने लिया, फिर राशन, क्योंकि अब वो लोग कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने अपना सारा जमा पूंजी उसमें ही लगाया। मैंने ऑफिस छोड़ दिया और मैंने डिसाइड किया कि ये मैं घर से भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं ऑफिस का रेंट दूँ और ये काम करूँ, वो मेरे से अभी होगा नहीं, क्योंकि उतना पैसे भी तो होने चाहिए ना आपके पास। जितना था, तो मेरे लिए जो मेरी प्रायोरिटी थी, हमने घर पे भी, वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी कैंप लगाया और जितने भी गांव थे सारे जगह पे हम जाके, मेरे पापा 60+ हैं, कोविड का तो सबके लिए था ना, और जो ओल्ड एज वैसे हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी थी, फिर भी मेरे फादर भी उसमें जाते थे। हम लोग सुबह निकलते थे 5 साढ़े 5 बजे और हम लोग रात को आते थे। पूरे कोविड, आज भी अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि चावल और दाल रखा हुआ है, और जो चावल दाल हमने खुद के थैले में, मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ वो, तो वो थैले में मैंने उनको वो राशन दिया। और क्योंकि हाइजीन बहुत मेंटेन, वो सब चीज़ भी था, तो साबुन है, सर्फ है, बहुत सारी चीज़ हैं जो उनकी बेसिक चीज़ है जो उनको ज़रूरत था। तो हमने, मतलब पूरी टीम ने पूरे दिन रात एक करके खुद से हमने चावल भी भरा है। ऐसा नहीं है बिकॉज हम समाज सेवा कर रहे हैं और हम किसी और पे आश्रित नहीं हो सकते हैं, मुझे खुद से करना है। तो हम लोग वो करके, और पूरे कोविड में टिल आज तक अगर वहाँ पे किसी को भी गांव में ज़रूरत होता है तो हम उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल। इतनी काफ़ी आपकी जर्नी रही है, एक तो काफ़ी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है अभी तक की। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें, जैसा आपने कहा कि विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपका सफ़र यहाँ तक रहा, पर क्या कुछ फ्यूचर को लेकर आपके विजन है या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है? मैम, विज़न तो मेरे बहुत सारे हैं और मुझे पता है कि मैं जो सही मन से, जो लगन से जो मेहनत करता है ना, उसका विज़न भी सक्सेसफुल, और जो मिशन उनका है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन है या रास्ते हैं, वो थोड़ा तो अप्स एंड डाउन वो चलता रहता है, बट अगर आपकी विज़न सही है, आपकी सोच सही है, आपके इरादे नेक हैं, तो आपको नो वन कैन स्टॉप यू, कोई नहीं कर सकता। तो मेरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट और जिसे मुझे अचीव करना है, और मुझे पता है मैं अचीव करूंगी भी, कि विमेंस जो हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो स्लम एरियाज में, जो गांव में रहती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है मेरा ये है, बिकॉज इसके वजह से इतना मिसयूज होता है। उनकी राइट्स है, उनको उनके राइट्स के बारे में ही पता नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी वो डरती हैं कि नहीं, कैसे मैं बोलूं, कैसे मैं डिसीजन लूं। और उनको आज की डेट में भी आप झारखंड में देखेंगे तो महिलाओं को वो स्पेस अभी भी जगह नहीं मिला है। वो बहुत कुछ ऐसा है, वो चाहती भी है करना तो वो नहीं कर पाती हैं। तो मेरा सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है या जो विजन है जो मुझे अचीव करना है वो है विमेन एम्पावरमेंट। एम्पावर करने के साथ साथ
उनको प्रॉपर वो एजुकेशन मिले और उनको अपने हर वो अधिकार का पता चले जिससे वो आज तक वंचित रही हैं, तभी हमारा समाज जो है वो बोलते हैं ना विकास, तभी हमारा समाज विकास के तरफ जाएगा। और डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो डेवलपमेंट तो तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा समाज डेवलप है जब हर एक कोना, हर एक सेक्टर, चाहे वो कोई भी गांव हो, गली हो, कुछ हो, सब लोग डेवलप करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा एक ये ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट, ये एग्जैक्टली जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो किसी एक जेंडर तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, किसी क्लास या फिर कास्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। सरिता, अभी जैसा आपने कहा ना, स्टार्टिंग में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से चैलेंजेस बहुत थे, अगल बगल के ही लोग थे जिनको लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया होगा इस सफ़र में जब आपको लगा होगा, आपने पीछे मुड़ के देखा होगा कि वो जितना कुछ मैंने सुना ना, या जितनी चैलेंजेस थी, जितनी कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो वर्थ इट हुआ। एक पॉइंट आपके लाइफ में वो आया होगा इस सफ़र में, क्या रहा आपके लिए? मैम आपको मैं बताऊं, मेरे साथ ये मेरी क्वालिटी बोलिए, अपब्रिंगिंग बोलिए, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक चीज़, हमेशा डे वन से, मुझे जब से याद है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि देखो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में हर एक स्टेज में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, सबका अपना ओपिनियंस होता है, सबके अपने थॉट्स होते हैं, बट हमें वो चीज़ नहीं करना। हमें खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे अगर करना है तो मुझे करना है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर ये चीज़ है। और डे वन से मुझे उस टाइम ये थोड़ा टफ लगता था कि कैसे ये लोग, जब इसका मतलब अगर आपके आसपास में कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं तो माइंड में लगता है यहीं पे लैक करते हैं हम लोग। क्योंकि अगर मेरे सामने 4 लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी थिंकिंग वैसा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपने एज अ चैलेंज ही लिया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया। जैसे हम कहते हैं ना कि अकेले का बस का बात नहीं है, दुनिया जो है उसको बदल देना, हम अकेले तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पानी में एक पत्थर भी मारो तो उससे जो लहर पैदा होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है। और हमारी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन ही है जो आगे जाकर एक बड़ा चेंज लेकर आती है। आपकी जो जर्नी रही है सरिता, काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है। मैं चाहूँगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको तो इंस्पायर किया ही होगा, उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि एक होप, ये जो स्टोरीज़ है ना, ये एक होप भी देती हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, है ना। अगर थोड़ा सा खुद पे भरोसा है तो बदलाव आएगा। हमारे कार्यक्रम में आप आई, इसका हिस्सा बनी, आपने अपनी कहानी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फ्यूचर के लिए बहुत सारे विशेष आपको। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।